So now recording is on. Okay. So let us see what is our constitution. देखिए ऐसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें थोड़ा सा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स है। एक तो ये है कि 3 टियर गवर्नमेंट होगी इसमें, एक तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी होगी पंचायती राज गवर्नमेंट। ठीक है। फिर ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट, बहुत सबसे लंबा है और रिटन है, कई जगह ओरल भी है। फिर ओरिजिनली इट कंसिस्टेड ऑफ ए प्रीएम्बल। ओरिजिनली इसमें क्या था कि प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ठीक है जी। एंड 8 शेड्यूल्स एज अगेंस्ट द एज अगेंस्ट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सिर्फ ओरिजिनली उसमें 7 आर्टिकल्स हैं और हमारा देखिए कितने आर्टिकल्स हैं और अब तो और बढ़ गए हैं। उसके अलावा क्या है कि फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम में आप समझिए मोटा मोटा कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है ज्यादा, और यूनिटरी बायस में क्या होता है? यूनिटरी में क्या होता है कि आपको जो सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है चीजें, तो सेंट्रली कंट्रोल्ड है जैसे यूएस में है, ठीक है ना, कि भाई वहां प्रेसिडेंट ही सब कुछ है। और एक फेडरल सिस्टम होता है जहां पर स्टेट्स को काफी सारी पावर्स होती है। तो हमारा दोनों चीजें हैं, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, दोनों का मिक्स है। ठीक है। मिनिमम ज्यादातर में क्या होता है कि 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम रहती है, हमारे में 3 टियर्स है गवर्नमेंट। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रहता है बिटवीन द यूनिट्स फॉर्मिंग द फेडरेशन। जो भी उसके यूनिट्स होंगे उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक ये रहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये है कि रिजिडिटी होनी चाहिए या नहीं, और फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस है एंड सो ऑन। ठीक है। Hence the Indian constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit. So it is also called quasi federal. ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो इसमें क्या है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक तो रहता है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। भाई कुछ तो नॉमिनल हेड होते हैं कि जो जैसे स्टेप का काम करते हैं, और कुछ होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव जो वाकई में काम करते हैं। ठीक है ना। फिर मेजॉरिटी पावर रूल रहता है ज्यादा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ठीक है ना, कि भाई जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वो रूल करेगी। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एक जो एग्जीक्यूटिव है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। भाई आप देखिए 3 विंग्स होते हैं, किसी 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, फिर एक होता है लेजिस्लेचर और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है। और उसमें जो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है, लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की। ठीक है। और फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा, तो ये लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व होता है। तो ये सारे बेसिकली जो भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसके ये फीचर्स होते हैं। अब इसमें क्या किया, एक तो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंथेसिस है ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये तो कहते हैं भाई पार्लियामेंट तो सॉवरेन है और जुडिशरी जो है सुप्रीम है। ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इसमें डिस्क्राइब्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप की बात है। इमरजेंसी प्रोविजंस है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ये बेसिक फीचर्स रहते हैं। तो हम थोड़ा सा अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। अब हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारा फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। ठीक है। तो अब यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं? यूनिटरी फीचर्स में ये रहता है कि द स्टेट्स डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हमारे यहाँ जो स्टेट्स है उनका कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में है
वो स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है, जो सेंटर का उसके अलावा। फिर क्या है, यूनिफॉर्म एंड सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में डुअल सिटीजनशिप होती है। फिर पार्लियामेंट कैन चेंज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ अ स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को बढ़ा घटा सकती है विदाउट इट्स, उसकी कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, और सिंपल मेजोरिटी से काम हो सकता है। फिर पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट एज वेल एज रेजिडरी पावर वेस्ट्स विद द सेंटर। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है ओवर द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और एज वेल एज द रेजिडरी पावर वेस्ट विद, भाई जो यूनियन लिस्ट है उसमें तो स्टेट कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन जो स्टेट वाली है उसके ऊपर उसके पास पावर है। और फिर रेजिडरी पावर भी है। रेजिडरी पावर का मतलब ये कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ना तो स्टेट ने लॉ बना रखा है ना यूनियन ने लॉ बना रखा है, तो वो जो है रेजिडरी पावर सेंटर के पास रहती है, ठीक है। उसके अलावा यह है कि विद द कंसेंट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिगार्डिंग एनी स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में क्या करके और पार्लियामेंट कह सकती है कि भैया किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, ये आर्टिकल 249 कहता है। और अगर नेशनल कोई इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट की राइट है कि किसी भी स्टेट के बारे में लॉज बना सकती है, ठीक है, आर्टिकल 250। फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट। अगर कोई स्टेट कहती है कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट पर लॉ नहीं है, तो अगर दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करती हैं तो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट, जो स्टेट स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है। फिर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये आर्टिकल 253 हमारा कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। फिर in case of president rule in state, all the powers of the state legislator shift to the hand of the parliament। ये इसमें क्या होता है कि ये सारी पावर जो है अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो भी पार्लियामेंट के पास आ जाती है। फिर द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट हम सब लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट होती है, एंड द फॉर्मर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट, ठीक है। और ये जो है ये गवर्नर स्टेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब स्टेट के अंडर में नहीं आता। जैसे यहाँ हमारे दिल्ली में झगड़ा पड़ा रहता है, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानते, ये है। पार्लियामेंट कैन गिव सम फाइनेंशियल ऑर्डर्स टू रिजर्व मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट। अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कैन गिव सम ऑर्डर्स टू रिजर्व मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट। उसके बाद सेंटर कैन गिव, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में। सेंटर कैन गिव एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट, तो सेंटर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस भी दे सकता है स्टेट को। और उसके बाद जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिशियल है दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर बट आर पेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स, ठीक है। जो ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, दो तरह की सर्विसेज होती है, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है और एक होती है स्टेट सर्विसेज। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये अपॉइंटमेंट तो सेंटर से होती है लेकिन इनका पेमेंट और कंट्रोल जो है स्टेट्स के पास होता है। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 एंड स्टेट्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन दिस। तो ये कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। यूनिटरी मैंने जैसे बताया कि भाई जो स्टेट है वो अलग से यूनिट रहता है। अब जैसे यूएसए वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। लेकिन और हमारे पास ज्यादातर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सेंटर के पास जा सकती हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली साइन हुआ था ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका लास्ट डे था असेंबली का, तो 24 जनवरी को ये फाइनली साइन हुआ था और अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसकी इफेक्टिव डेट थी 26 जनवरी 1950। तो ये 3 डेट्स हैं, इसमें पूछा भी जा सकता है। अब जो लेटेस्ट पोजीशन है इसमें इसके 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए। फिर जो कुछ सेलिएंट फीचर्स हमारे क्या है, एक तो लेंथीएस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर क्या है, टाइप रिटर्न या ओरल है तो रिटर्न है, ठीक है। रिजिड या फ्लेक्सिबल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू है। फिर इसमें क्या है कि 3 तरह की मेजोरिटी चाहिए इनको। गुप्ता जी जो पहली स्लाइड है, हाँ जी, उसमें आपने जो लिखा है 26 नवंबर 1949, हाँ हाँ ये 49 ही है ना ये, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बाद में होता है ना। नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं 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 ये यही है, पहले अडॉप्ट हुआ फिर उसकी, ये ठीक है 26 नवंबर। अच्छा अडॉप्ट हुआ फिर ये फाइनली साइन हुआ। हाँ बिल्कुल 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 ये डेट ठीक है।
ठीक है आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मेरे पास बुक भी है। ना ठीक है, बस वो कंफ्यूजन एकदम आया कि अडॉप्ट बाद में लिखा है ना आपने, इसलिए मुझे लगा। नहीं अडॉप्ट कहा, पहले साइन हुआ फिर अडॉप्ट हुआ। तो फिर साइन हुआ पहले, तो फिर वो 50 को साइन हुआ, अडॉप्ट हाँ फिर बाद में। नहीं, अडॉप्ट तो 49 में है ना, अडॉप्ट तो जनवरी 50 में कर रहा है ना, 24 को। हाँ ऐसा है तो अडॉप्ट, ये ठीक है, ये जो डेट लिखी है ना ये सही अच्छा डेट लिखी है, चलो गलत नहीं ठीक है है इसमें कुछ भी, ठीक है आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी जी, चेक कर लूंगा। ठीक है जी ठीक है जी, ठीक है। ये डेट्स बुक से ही लिखी गई हैं। उसके बाद ये जो है, अब ये बात आती है कि तीन तरह के प्रोविजंस, एक तीन तरह से अमेंडमेंट हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकती है, इसमें कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जैसे 2, 3, 4, 169। ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे 2, 3, 4 वाले हैं, तो 2, 3, 4 वाले स्टेट से रिलेटेड है कि भाई स्टेट को ऐड कर सकते हो, उनकी बाउंड्रीज को मर्ज कर सकते हो, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, इस तरह से। ये सब वो तो सिंपल मेजोरिटी हो सकता है। जबकि यूनिटरी अगर फीचर होता हमारा जैसे यूएसए में, तो वहां पर ये नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल मेजोरिटी वाले रीजन। फिर कुछ जैसे 368 है, तो 368 में क्या है कि 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए जो प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रेजेंट देयर एंड वोटिंग एंड ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन ईच हाउस। मतलब एक तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, और 2/3 ऑफ द, ये लगता है कुछ बीच में ऐसे गलती से टाइप हो गया, तो 2/3 तो जो वहां पर है वो चाहिए। ठीक है, और जो प्रेजेंट है और वोटिंग है, और मेजोरिटी चाहिए टोटल की, मतलब सिंपल मेजोरिटी भी होनी चाहिए, और जो वहां पर प्रेजेंट हो और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स बिसाइड्स स्पेशल मेजोरिटी। तो कई कुछ ऐसे, जैसे आर्टिकल 368 भी उसमें आता है, तो 368 में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए इन ईच हाउस जो टोटल नंबर है उसका, और उसके अलावा रेटिफिकेशन चाहिए, कम से कम आधी स्टेट्स उसको रेटिफाई करें ये मेजोरिटी के बाद भी, ताकि मतलब काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है कि भाई 104 अमेंडमेंट हो चुकी है 25 जनवरी तक, ये अपने आप में प्रूव करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में ये है कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि रेटिफिकेशन हो स्टेट्स पे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो कि जो प्रोवाइजो है आर्टिकल 360 का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये रेटिफिकेशन भी चाहिए बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब ये जो प्रोविजंस हैं 368 वाले, ये कुछ ऐसे मैटर की बात करते हैं जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, या कॉमन इंटरेस्ट है यूनियन का भी और स्टेट्स का भी, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, या एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स है, या हाई कोर्ट्स है फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन जुडिशरी एंड द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, distribution of legislative powers between the union and the states, representation of states in parliament and provision for amendment of the constitution। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर आपको 2/3 majority of present and voting, simple majority of total number and ratification by not less than half of the states, ये चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं या 2/3 मेजोरिटी से भी हो सकते हैं। अच्छा, उसमें कहता है कि भाई इसमें जो रेटिफिकेशन है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर से होगा, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, हाउएवर द रेजोल्यूशंस रेटिफाइंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट मस्ट बी पास्ड बिफोर द अमेंडिंग बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट। तो जब ये अमेंडेड बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाए, उससे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको रेटिफाई कर ले, ये बात है। उसके बाद में कहता है कि हाउएवर व्हेन द ट्रीटी टर्म्स आर इंटरफेयरिंग विद द पावर्स एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू स्टेट्स, prior ratification of all applicable states are to be obtained as per article 252 of the Indian Constitution before the ratification by the Parliament। तो इसमें जहां जहां ट्रीटी टर्म्स में कोई अगर इंटरफियर हो रहा है जो उस स्टेट के साथ एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है, तो प्रायर रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 252 कहता है। फिर ये फेडरल, जो हम उसके फीचर्स कुछ कर रहे थे, फेडरल वर्सेस यूनिटरी, तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई बार कहा ये फेडरल है, कई बार कहा क्वासी फेडरल है, कई बार कहा एम्फीबियन है, फेडरल ऑफ द यूनिटरी। ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। उसके बाद में एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि यूनियन पार्लियामेंट जो है वो कभी भी स्टेट लिस्ट को इन्वेट कर सकती है। ठीक है, मतलब जो स्टेट ने जो लॉज बनाए उनको कभी भी
उस पे एनक्रोच कर सकती है। उसके बाद में यूनियन जो है वो उसकी पावर्स ले सकती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जैसे हमने देखा भाई, वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो वो 356 से ही आता है, ठीक है ना। तो कभी भी उसकी टेक ओवर पावर ले सकते हैं इन केस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट फेल्स, ठीक है। फिर अगर इमरजेंसी लग जाए तो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स है यूनियन की, दे एक्सटेंड टू मैटर्स इवन इन द स्टेट लिस्ट। तो जो मैटर स्टेट लिस्ट के हैं उसमें भी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यू स्टेट्स में बी फॉर्म्ड एंड एरियाज बाउंड्रीज नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स में बी अल्टर्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, आर्टिकल 2, 3, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है ये दोनों को मिला करके है स्ट्रक्चर, यूनिटरी नहीं है हमारा, ठीक है। फेडरल भी है और यूनिटरी, फेडरल है विद यूनिटरी मिक्स। उसके बाद में ये कि भाई इंडिया में जो पार्लियामेंट सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इंडिया जो है रिपब्लिक है, ठीक है। हेड तो इसका प्रेसिडेंट है जिसमें सारी एग्जीक्यूटिव पावर है और उसके नाम से एक्सरसाइज होती है, सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही है। ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर ये काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी हैं कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो दोबारा विचार के लिए भेज सकता है किसी भी बिल को, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा विचार कर लिया पार्लियामेंट ने तो उसको फिर साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरी ऑर्गन आर डिफाइंड। तो हमारे जो पार्लियामेंट है या जो जुडिशरी है उसके सारे पावर्स और फंक्शंस दे वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो दोनों अपने अपने एरियाज में सुप्रीम है। पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जगह सुप्रीम। फिर एक प्रियम्बल की बात आती है, प्रियम्बल हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो प्रियम्बल ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality। तो ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर भी वो डेट 26 नवंबर 1949 आ रही है ना डेट। तो डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। तो ये डेट हो गई हमारी अडॉप्शन की, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो प्रियम्बल है इसमें कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो अल्टर नहीं हो सकते, चाहे आप आर्टिकल 366 368 में अमेंडमेंट ले आओ। फिर भी ऐसा नहीं अमेंडमेंट ला सकते कि जिसमें जो बेसिक फीचर्स है वही खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि जो वर्ड सोशलिस्ट है या सेकुलर है इनको थोड़ा सा अभी और डिफाइन किया और इस पर जुडिशियल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी जरूरत है। फिर आइए देखते हैं पार्ट वन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। आज मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा दूंगा। तो ये जो पार्ट वन है इसमें आर्टिकल्स हैं 1 to 4, ठीक है। अब ये 1 to 4 पे क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं यूनियन और टेरिटरी की, ठीक है। इसका हेडिंग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहली बात तो ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है ऑफ स्टेट्स का, रीड्राइंग द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है। अब क्या लिंग्विस्टिक लाइंस पे हो सकता है, ये भी विचार का विषय है। या फिर आजकल बहुत जगह विचार उठ रहा है कि भाई मच लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल, जैसे यूपी बहुत बड़ी स्टेट है तो बहुत सारे कहते हैं उसमें से पहले कुछ स्टेट बन भी चुकी है, जैसे उत्तराखंड वगैरह बन गई है। तो अभी भी ये विचार चल रहा है कि भाई और भी कुछ, जैसे बिहार में से भी बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे ये जो है चलता रहता है प्रोसेस। तो आर्टिकल 1 जो है इंडिया ये कहता है, आर्टिकल 1 कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 कहता है कि भाई एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, भाई हम कोई नई स्टेट भी बना सकते हैं, ठीक है, और किसी को शामिल भी कर सकते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। तीसरा आर्टिकल ये कहता है हम जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, मतलब 2 को मिला के 1 बना दें, 3 को मिला के 1 बना दें, 1 की 2 बना दें, यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मर्ज कर दें, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला के 1 बना दें। तो जोड़ तोड़ भी चल सकता है स्टेट्स का। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो जोड़ तोड़ हो रहा है इसको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना माना जाए, ठीक है, ये आर्टिकल 4 कहता है। आर्टिकल 5 to 11 जो बात करते हैं वो सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो आर्टिकल 5 to 8 ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई सिटीजनशिप मिलेगी कैसे, भाई आपके दादा परदादा यहाँ थे, पाकिस्तान से आए थे, उनका क्या होगा। तो ये सिटीजनशिप मिलती है हिस्ट्री के बेस पे, ठीक है। उसके बाद में ये जो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 बात करता है फॉरफीचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑन वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर कोई भी आदमी जो है इंडिया की सिटीजनशिप को
वॉलंटरीली फॉरफिट कर देता है और दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो मतलब इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो फॉरफिट हो जाएगी। कोई भी आदमी वॉलंटरीली अगर किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो उसकी फॉरफिट हो जाएगी। आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर आपको एक बार इंडिया का सिटीजन मान लिया गया तो यू विल ऑलवेज बी अ डीम्ड सिटीजन। उसमें ये नहीं, पार्लियामेंट ये नहीं कही भाई अब ये सिटीजन है नहीं है, वो सब नहीं। तो एक बार मान लिया, जो शुरू में जैसे 5 से 8 में आ गया, भाई पाकिस्तान से आए आप एक बार बन गए, ये नहीं कि अब वो कह दे नहीं तुम वापस जाओ पाकिस्तान। ये आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो जो भी सिटीजनशिप का राइट है उसको पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद में ये पार्ट 3 में आते हैं आर्टिकल्स 12 से 35, ठीक है। अब ये आर्टिकल 12 से 35 जो है इसको कैसे याद करना है हमारे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हाउ टू मेमोराइज आर्टिकल्स 12 टू 32, इसको जो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ये जब हम एलएलबी पढ़ रहे थे तो मेरे को स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से आदत है कि चीजों को इस तरह से मैं याद करता हूँ और फिर वैसे का वैसे लिखाता हूँ पेपर में। मतलब पूरे का पूरा, जैसे मान लो जैसे अमेरिकन जो वहां पर बहुत सारे वो थे उनके भी चार्टर वगैरह, तो वो सारे चार्टर में जैसे अगर 30 हैं तो 30 के 30 वैसे ही ऑर्डर में लिखाता था और ऐसे ही याद करता था। तो इसमें अब पहले क्या ना, मैं अपने माइंड में एक स्टोरी बना लेता हूँ। वो स्टोरी बना लेता हूँ कि भाई उस स्टोरी के बेस पे क्या होता है कि बंदे को ना ध्यान आ जाता है। मेरे को सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है कि भाई एक बंदे को पता चलता है कि इलेक्शन वाले शराब बांट रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने दोस्त को कहता है सत्य ला एंटीक्विटी, एंटीक्विटी एक शराब का ब्रांड है, तो सत्य ला एंटीक्विटी फ्री में, एक्सपीरियंस मिल रहा है, रिलीज करते हैं, कल कौन देखता है, ठीक है। आपने इतनी सी बात आपको याद रही तो आपने आर्टिकल जो है 12 से 32 याद कर लिए। ये ओवरऑल है 12 से 32 का, ठीक है। तो अब जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट्स की बात करता है, तो स्टेट से बन गया सत्य, ठीक है। आर्टिकल 13 जो वो लॉ की बात करता है, तो लॉ से लॉ बन गया। और ये फिर ये बात करता है फिर 13 में क्या क्या बात हो रही है, 13 में बात हो रही है एक तो इक्वेलिटी की, ठीक है। फिर इक्वेलिटी से हमने बना दिया एंटीक्विटी, मिलता जुलता। फिर फ्रीडम से बना दिया फ्री में, और एक्सप्लॉयटेशन से बना दिया एक्सपीरियंस मिल रहा है, और रिलीज करते हैं तो रिलीजियस फ्रीडम से रिलीज बना दिया। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो कल्चरल कल उसमें कल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये ऐसे ही बना दिया, कल कौन से ये बना दिया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, तो कौन तक आ गया देखता है हमने वैसे ही जोड़ दिया एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो आर्टिकल 12 ये स्टेट से रिलेटेड है, आर्टिकल 13 जो है वो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे को लॉज दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 14 से 18 को कैसे याद करना है, डोंट ईट अनरैप्ड टॉफीज, ठीक है। अब पी से बनता है हमारा प्रोटेक्शन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी आर्टिकल 14 हमारा बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की प्रोटेक्शन, मतलब भाई सारे जो है बंदे इक्वल है लॉ के सामने, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोटेक्ट बन गया, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेशन से क्या है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आर्टिकल 15 बन गया। आर्टिकल 16 बना इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो नौकरी में है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल, लेकिन रीजनेबल डिफरेंशिया हो सकता है, वो बात आती है। आर्टिकल 7 या फिर ये है कि आपको माइनॉरिटी को एनकरेज करना है या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एनकरेज करना, वो एक डिफरेंट चीज है, उसमें आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो, बट बेसिक फंडा ये है। आर्टिकल 17 फिर बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये अनरैप्ड हो गया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 हो गया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये टॉफी से आ गया, ठीक है। तो हमारे ये हमने कर लिया PDEUT, ठीक है। तो P से बन गया प्लीज, D से बन गया डोंट, E से बन गया ईट, U से बन गया अनरैप्ड और T से बन गया टॉफीज, ठीक है। तो अगर आपने प्लीज डोंट ईट अनरैप्ड टॉफीज याद कर लिया तो आपको 14 से 18 तक के याद हो गए। हालांकि हमें ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमसे ऐसे पूछे जाएंगे, लेकिन क्या है कि फिर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज तो वैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक रेडी रेफरेंसर आपके सामने हो सकता है कि भाई आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
आप अपने हिसाब से भी कुछ ऐसा ही कुछ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये फॉलो करें, मैं ये फॉलो करता हूं। उसके बाद में आर्टिकल 19 टू 24। अब आर्टिकल 19 टू 24 में क्या होता है, एक कहानी है, ठीक है। एक प्रोफेसर बाजार में है, अब उसकी स्टूडेंट लिली मिल जाती है, ठीक है। अब दुकानदार देखता है भाई प्रोफेसर साहब तो लिली से बातों में व्यस्त है, तो वो सड़े आम डालने लगता है, ठीक है। आपके माइंड में ये स्टोरी चलनी चाहिए, ठीक है। इस पर प्रोफेसर साहब कहते हैं सड़े आम रहने दे, प्रोफेसर बन के गलती कर दी लिली, एजुकेटेड अरेस्ट हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग में बच्चे काम कर रहे हैं। ये बात इतना सा याद करना है। तो इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपको आर्टिकल 19 टू 24 याद हो गया। अब देखो इसमें जो 6 राइट्स हैं हमारे पास, ये 6 राइट्स कौन से दिए हमें आर्टिकल 19 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये सड़े से बन गया, कौन सा बना, स्पीच, एस से बन गया स्पीच, फिर ए से बन गया ये आम का बन गया असेंबली, एसोसिएशन और मूवमेंट, ठीक है। असेंबली के ऊपर है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब कहीं इकट्ठे हो सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रेजिडेंस रख सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई, ठीक है। तो ये बन गया सड़े आम, यहां से बन गया। उसके ये हमारा आर्टिकल 19 हमें याद हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये हमारे 6 राइट्स दे रखे हैं उन्होंने, भाई हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, कहीं मर्जी खड़े हो जाए, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेजिडेंस है, और ये प्रोफेशन है, कोई भी हम प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो आपको कोई भी जो है कन्विक्ट नहीं कर सकता विदाउट सूटेबल ट्रायल, ठीक है। तो एक किस्म से ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आपको आर्टिकल 20 ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इससे ऑफेंसेस से क्या बना, और उसके बाद में आ गया आपका ये प्रोफेसर है ना, तो वो प्रोफेसर से बन रहा है आपका, वो सड़े आम रहने दे, ठीक है। तो सड़े आम तो वो वहां पे बन गया आपका, आम तक तो वही आ गया था। उसके बाद प्रोफेसर से ये बन गया आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो याद आ जाता है आपको। उसके बाद में कहता है कि प्रोफेसर बन के गलती कर दी, उसके बाद में ये आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो लाइफ एंड लिबर्टी से बन गया लिली, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 21 हो गया। और उसके बाद में राइट टू एजुकेशन, वो कहता है कि भाई एजुकेटेड अरेस्ट हो रहे हैं, तो एजुकेटेड मतलब राइट टू एजुकेशन याद आ जाएगा आपको। फिर अरेस्ट के लिए आर्टिकल 22, अरेस्ट से आपको ये याद आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। उसके बाद में वो कहता है ट्रैफिकिंग में, ट्रैफिकिंग से आपको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये इससे याद आ गया। और इसमें एक वो आजादी बचाओ आंदोलन वाला केस भी है। और आर्टिकल 24 हो गया आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो बच्चे काम कर रहे हैं, ये इससे याद हो गया। तो आपको ये याद करना है, बस इतनी सी कहानी याद करनी है। प्रोफेसर बाजार में है, उसकी स्टूडेंट लिली मिल जाती है, दुकानदार देखता है प्रोफेसर साहब बातों में व्यस्त है, तो वो सड़े आम डालने लगते हैं। इस पर प्रोफेसर साहब कहते हैं, यहाँ तक तो सिर्फ कहानी है, ठीक है, ये वाली। अब आगे जो है सड़े, सड़े से ये बन गया हमारा स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद रहने दे, रहने से बन गया रेजिडेंस, रहते कहाँ है आदमी, रेजिडेंस में रहते हैं, ठीक है ना। और प्रोफेसर से बन गया प्रोफेशन, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद में रह गया, एक मिनट देविंदर जी अपना वो ऑडियो ऑफ कर दीजिए, मैं कर देता हूँ रविंदर जी का। तो अब ये हो गया जी। तो साढ़े से तो ये बन गया स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ठीक है। रहने से बन गया रेजिडेंस, रहता रेजिडेंस में आदमी। और प्रोफेसर से बना प्रोफेशन, ठीक है, ये हो गया। बन के गलती कर दी लिली। अब लिली से बन गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। एजुकेटेड से बन गया राइट टू एजुकेशन। और ट्रैफिकिंग से बन गया प्रोटेक्शन, ये अरेस्ट से बन गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ट्रैफिकिंग से बन गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। और बच्चे काम कर रहे हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इससे आपको आर्टिकल 19 टू 24 याद होगा। आगे चलते अब जी 25 से 30। अब 25 से 30 कैसे याद करने हैं? अब 25 से 30 याद करना है भाई, पीएमटी देना चाहते हो, फर्स्ट से आई लव एजुकेशन, इतना सा याद करना है आपको। भाई कहता, वो एक बच्चा कहता है मैंने पीएमटी देना है, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, आपको पता ही है।
तो उसको कहते हैं उसकी मदर या फादर, भाई फर्स्ट से आई लव एजुकेशन, पहले ये तो कहो कि आई लव एजुकेशन, तभी तो दे पाओगे। अब पी से क्या बना आपका, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी आदमी जो मर्जी करे, कोई जो मर्जी पूजा पाठ करे, जैसे मर्जी करे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट की बात आती है कि अपना जो है अपने जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम अपनी पूजा कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो ये मैनेज से बन गया। उसके बाद बना आपका ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, तो टी से बना टैक्सेस, तो फ्रीडम हैज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन की प्रमोशन के लिए कोई टैक्सेस देने के लिए आपको गवर्नमेंट बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कह सकती कि भाई हमने हिंदुओं के लिए ये करना है तो आप हमें ये टैक्स दे दो, या मुसलमानों के लिए ये करना है तो ये टैक्स दे दो। तो हमें फ्रीडम है, ठीक है, फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो हमें वो जो है आप मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 28 फिर ये कहता है, उसके बाद आ गया आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आई से बन गया, तो आई से बना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप। तो आप कौन सी वहां प्रेयर कोई करते हैं या वर्शिप करते हैं तो आपकी मर्जी है, ये उसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 29 आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटीज की बात आती है इसमें कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ठीक है। तो इसमें आ गया आर्टिकल 28 हो गया, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसा है कि कोई भाई स्कूल में या कॉलेज में कोई रिलीजियस वर्शिप हो रही है तो आप उसको अटेंड करो नहीं करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरे अलावा कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो अपने हिसाब से कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन कर सकते हैं, तो लेकिन आपको अटेंडेंस के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता उसमें कि भाई आप पर्टिकुलर वे में रिलीजियस आप कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, वो रिलीजियस नेचर की अगर हो, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ई से बना एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या आ गया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी माइनॉरिटी हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं या सिख्स हैं, अब इनके अपने अपने स्कूल बने होते हैं, आपको पता है ना, भाई मिशनरी के अपने स्कूल बने होते हैं, ऐसे सिखों ने भी अपने स्कूल बना रखे हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाती है। तो इस तरह से ये इस तरह से आप करोगे तो आर्टिकल आपका 25 to 30 पूरा याद हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, पीएमटी देना चाहते हो, फर्स्ट से आई लव एजुकेशन, पी से बन गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिस, एम से बन गया मैनेजमेंट, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने आप मैनेज कर सकते हो, टी से बन गया टैक्सेस, आपको टैक्स देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, कि गवर्नमेंट कोई बाध्य नहीं कर सकती कि भाई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम कोई टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आपको मर्जी है अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना या नहीं करना। फिर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की जहां तक बात है तो आप अपनी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज हैं वो अपना कोई भी जो है एस्टेब्लिश या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, ठीक है जी। तो पीएमटी देना चाहते हो, फर्स्ट आई लव एजुकेशन। आगे चलते, वैसे ये रिकॉर्डिंग में डालूंगा नहीं क्योंकि क्या है आपके शेयर ग्रुप ऐसा होता है, ये सब बातें ना बहुत ज्यादा शेयर करना ठीक नहीं रहता, वो सोचेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, तो अपने हिसाब से आप कर लेना इसको। आर्टिकल 32 है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक तो ये जो है, एक तो आर्टिकल 32 क्या देता है, अब ये यहां तक तो दे दिया हमें, सारे राइट्स दे दिए, ठीक है। अब रेमेडी भी तो देनी है ना भाई, राइट तो आपने दे दिया भाई आप जो मर्जी करो, आप टैक्स दो ना दो, आप अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना लो, कुछ भी कर लो, यहाँ राइट तो दे दिया। अब उसके लिए कोई एनफोर्स कराना चाहता है, कोई मान लो किसी को बोलने से ही मना कर रहा है, कोई राइट ऑफ असेंबली से ही मना कर रहा है, कोई कह रहा है भाई आप पूजा ही नहीं कर सकते, कोई कहता है भैया आप ये जो मिशनरी स्कूल है उसमें बिंदी लगाना मना है, कई चीजें हैं कि वहां पर राष्ट्रीय गान में खड़े होंगे नहीं होंगे, ये सब केसेस हमारे सामने रोज आते रहते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें फंडा क्या है, ये फंडा इसमें ये है कि 32 जो है ये वो रेमेडी भी देता है। तो रेमेडी क्या देता है, रेमेडी देता है बाय वे ऑफ रिट्स, ठीक है। ये सारी हमारी रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस का क्या मतलब होता है भाई, कॉर्पस बॉडी होती है सबसे, ठीक है ना, लाश,
तो हैबियस को हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस मतलब हमने ये क्या दिया, इसका मुर्दे को हुक्म देना मना है, कहीं सर्टिफिकेट मांग लिया तो वारंट इशू हो जाए। तो हैबियस कॉर्पस मतलब मुर्दे को, ये बॉडी से रिलेटेड है ना। मैंडामस मतलब हुक्म देना, ठीक है। मैंडामस मतलब मैंडेट, ठीक है, कोई मैंडेट इशू करना कि भाई आप ये काम करो। प्रोहिबिशन मतलब ये कि मना है, मना का मतलब ये कि आप उसको मना कर सकते हो, ये काम मत करो आप, ठीक है, कोई भी ऑर्डर ये पास मत करो। सर्टिओरेरी का मतलब ये है कि सर्टिओरेरी में क्या होता है कि जो लोअर वाला है, जो लोअर वाला वो कहता है, हायर कोर्ट वाला कहता है भैया ऐसा है कि ये तुम मामला मेरे पास ले आओ, मैं इसको सुनूंगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट किससे मांगते हो आप? जूनियर से सर्टिफिकेट मांगते हो, भैया तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है दिखाओ, ठीक है। तो क्वो वारंटो, तो वारंट इशू, क्वो वारंटो में होता है कि भाई आपका बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर एक्सरसाइजिंग दिस पावर, तो ये है बेसिकली, ठीक है। ये यूट्यूब वीडियो देखा था मैंने, उसमें से था ये। आगे चलते हैं, अब आर्टिकल आते हैं हमारे 36 टू 51। ये आर्टिकल 36 टू 51 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि ये जो है इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट को। देखो ऐसा है, कुछ चीजें तो फंडामेंटल राइट्स दे दी, वो तो देने ही देने पड़ेंगे। ये है कि भैया ऐसा है, अभी हमारा गरीब कंट्री है, जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा ये काम भी गवर्नमेंट को करने चाहिए, ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 4 में कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट को टू डू सर्टेन थिंग्स एंड टू अचीव सर्टेन एंड्स। भाई आप ये जो है ध्यान में रखना कि अल्टीमेटली आपको ये काम भी करना है, ये कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें है क्या, एक तो ये है कि ये जो इनको इस तरह से कर सकते हैं, एक तो कुछ आइडियल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर। कुछ आइडियल्स आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ इकोनॉमिक आइडियल्स बनाने पड़ेंगे कि जो स्टेट कोशिश करे उनको फॉलो करने की या उन तक पहुंचने की, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर को कुछ डायरेक्शंस दी और एग्जीक्यूटिव को कुछ डायरेक्शंस दी कि भाई स्टेट जो है अपनी जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर किस तरह से एक्सरसाइज करे, ठीक है। फिर सिटीजन्स को कुछ राइट दिए जो कि कोर्ट से एनफोर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल एम टू सिक्योर बाय रेगुलेशंस ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। उसके बाद में आता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो दीस प्रिंसिपल्स बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन द मेकिंग ऑफ लॉज। तो बेसिकली देखिए, अब ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड लॉज हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिक बातें, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। गवर्नमेंट को फ्रेमर्स ने कहा कि भाई आप ये कोशिश करो, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इंडिया कोई बहुत ज्यादा अमीर कंट्री तो है नहीं कि सब चीजें हम जबरदस्ती लगा दें कि आपको ये भी करना है वो भी करना है। हमने बता दिया भाई बेसिक चीजें तो आप ये दे दो, ठीक है, और ये डायरेक्टिव है, ये डायरेक्शन है आपको कि इसके हिसाब से आपको चलना है आगे। 51 में क्या आया कि एक काउंटर वेलिंग आर्टिकल 51 में कहा भैया ऐसा है, गवर्नमेंट को कह रहे हो तुम्हारी ड्यूटी है, तो सिटीजन की भी तो कुछ ड्यूटी होगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ड्यूटीज में क्या होगा, कोई भी जो प्रोविंस है, ठीक है, और या जो इंडियन स्टेट है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉटेड है वो उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉटेड है, ठीक है। भाई इसमें आप ये देख लीजिए कितना होगा, ये 1 करोड़, ठीक है ना, 10 लाख, तो 10 लाख पे एक। तो एज ए रिजल्ट द प्रीमिसेस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स, ठीक है। तो 292 मेंबर्स की थी, व्हाइल द इंडियन स्टेट्स वर अलॉटेड ए मिनिमम ऑफ 93 सीट्स, ठीक है। तो जो इंडियन स्टेट्स थी उनको 93 सीट्स अलॉट की गई। तो मतलब ये उनका बेसिकली सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस हिसाब से। अब वो बाद में चेंज हुआ नहीं हुआ, कहाँ चेंज हुआ, वो एक अलग विषय है, ठीक है। और फिर इसमें 3 मेन कम्युनिटीज के हिसाब से बांटी गई, मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस जो प्रोविंस में। उसके बाद में जो मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी थे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। And the method of selection in the case of representatives of Indian states was to be determined by consultation, ठीक है। So these duties are not themselves enforceable in the courts nor their violation as such punishable. Nevertheless, if a court before which a fundamental right is sought to be enforced has to be read all parts of the constitution, it may refuse to enforce a fundamental right at the instance of an individual who has patently violated any of the duties specified in Article 51A. तो 51A में कुछ ड्यूटीज भी हैं। अगर आदमी राइट्स की बात करता है
तो उसको मना भी किया जा सकता है फॉर, है ना, वो जो है भाई, इट में रिफ्यूज टू एनफोर्स ए फंडामेंटल राइट एट द इंस्टेंस ऑफ एन जिसने पेटेंटली वायोलेशन किया हो आर्टिकल 51A का, ठीक है। उसके बाद में आता है पार्ट 5 चैप्टर 2 एंड 3, इसमें आर्टिकल्स हैं 79 टू 183। अब इसमें क्या है, एक तो यूनियन लेजिस्लेचर की बात आती है, एक तो पार्लियामेंट की बात आती है। भाई पार्लियामेंट में क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, 2 हाउसेज होंगे, अपर हाउस हमारा राज्यसभा होता है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा होता है। फिर पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होंगे, कंट्रोल कैबिनेट को कौन करेगा, फिर ये ऑर्गेन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। ये जो एज एन ऑर्गेन ऑफ इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन द प्रेस, ठीक है। फॉर पार्लियामेंट सिक्योर्स इंफॉर्मेशन अथॉरिटेटिवली फ्रॉम दोज इन द नो ऑफ थिंग्स। तो पार्लियामेंट जो है वो प्रेस से भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद में जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में क्या है, सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वॉल्यूम ऑफ लेजिस्लेशन इज steadily rising in order to carry out the manifold development and other measures necessary to establish it. फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर फाइनेंशियल कंट्रोल में ये आता है कि पार्लियामेंट हैज द सोल पावर not only through authorized expenditure for public service and to specify the purpose for which that money shall be appropriated, but also to provide the ways and means to raise the revenue. भाई आएंगे कहाँ से, टैक्सेस से या और जो लेवीज है उनसे, ठीक है। एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट द मनी ग्रांटेड हैज बीन सेंट फॉर स्पेंट, ये स्पेंट होना चाहिए। वो कई बार क्या होता है, बच्चे ना टाइप में गलती कर देते हैं, तो ये है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे इतने तो। अब आगे चलते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में चैप्टर, ये बेसिक मैं फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ आपको, तो इतना भी अगर समझ में आ जाए तो आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की आपको बेसिक नॉलेज हो गई। और उसके लिए मैंने आज ये 3-4 घंटे में रात को जाग करके ये पूरी किताब थोड़ी छान मारी, मोटा मोटा। पहले भी पढ़ी हुई थी बट अब थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश तो करना ही पड़ता ना। तो पार्ट 5 में क्या है, इसमें चैप्टर 4 है और आर्टिकल्स 124 टू 147 है। इसमें जुडिशरी की बात करता है। जुडिशरी में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होगा। आगे चलते हैं। फिर ये बात करता है पार्ट 6 में या पार्ट 8 में ये बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। इसमें हमने इनकम टैक्स को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आपके पास जो फाइल भेजी है उसमें हो सकता है ये ना हो, ये मैं अभी अभी बैठ के कर रहा था 10-15 मिनट पहले। तो इनकम टैक्स जो है इट इज द सब्जेक्ट, ये मैं दोबारा फाइल भेज दूंगा। तो इनकम टैक्स इज द सब्जेक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नो टैक्स कैन बी लेविड अंडर आर्टिकल 265 without the authority of law. Income Tax Act is that law under which Income Tax Act is levied, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए फिर ITAT की बात आती है कि आपको टैक्स प्रॉपरली डिटरमिन करना है तो अपील जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी, एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया, ठीक है ना। 1941 में बना एज ए सेकंड अपीलेट फोरम, इनिशियली विद 6 मेंबर्स, अब प्रेजेंटली 126 मेंबर्स है, चेक कर लेंगे कितने एग्जैक्टली, विद इक्वल नंबर ऑफ जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद में अब ये हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम करता है एज पर इट्स ओन प्रोसीजर एज स्टेटेड इन सेक्शन 255 विद द पावर्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूनल है ये अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इंडिपेंडेंट इन इट्स वर्किंग एंड इट्स डिसीजंस, ठीक है। By virtue of Article 227 of the Constitution, the tribunal is under the superintendence of the High Court and thus subordinate to the High Court and is bound to follow the judgment of the High Court in the state in which it functions and of the Supreme Court under Article 141, ठीक है। तो अगर ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो वहां के अगर हाई कोर्ट की जजमेंट है तो उसको फॉलो करना है उसको, ठीक है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट तो है ही। आगे देखते हैं। अब ये आर्टिकल, ये पार्ट 11 है, ये आर्टिकल 245 टू 263 की बात करता है। इसमें बात आती है कि यूनियन स्टेट रिलेशंस कैसे होंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होंगे। जो हम एनसीएलटी और एनसीएलटी की बात कर रहे थे ना, तो ये आर्टिकल 245 के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि भाई एनसीएलटी की जो बनते हैं सेटअप, ये कैसे, कौन से सेक्शन के अंडर सेटअप, कौन से आर्टिकल के अंडर सेटअप होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 245 है। आर्टिकल 245 हमें पावर देता है एनसीएलटी और एनसीएलटी को सेटअप करने, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होंगे यूनियन और स्टेट के बीच में। तो यूनियन और स्टेट के बीच में डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप कैसे होंगे, इसको ये पार्ट 9 बताता है। एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होंगे, फिर फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होंगे, ठीक है, यूनियन और सेंटर के बीच।
उसके बाद में ये फिर ये अगला जो पार्ट 5 है, चैप्टर 5 एंड पार्ट 12 एंड 13, इसमें ये बात करता है फाइनेंशियल प्रोविजंस एंड ट्रेड एटसेट्रा। तो इसमें एक तो सीएजी के बारे में बात आती है। सीएजी के बारे में मैंने जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्लाइड है हमारी ओरिजिनल, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। फिर इसमें कुछ फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स की बात आती है। वो एक फाइनेंस में कहता है भाई कि एक तो कंसोलिडेटेड फंड होगा गवर्नमेंट का और एक कॉन्टिजेंसी फंड होगा। इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की भी बात आती है कि रेवेन्यू और स्टेट्स में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात आती है। तो ये चीजें इसमें आती है। अब आइए, क्योंकि हमारे लिए काम की चीज क्या है, ये मैंने अलग से निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब ये जो टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट्स है, जो स्टेट टैक्सेस लेवी करेगी वो तो स्टेट अपने पास रख लेगी, ठीक है। जो टैक्सेस यूनियन लेगी उसमें से वो पार्ट स्टेट को भी दे सकती है, ठीक है। और ये कुछ टैक्सेस जो है वो यूनियन के ही हैं सीधे, ठीक है, उनमें स्टेट का कोई चक्कर नहीं। जैसे कस्टम है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स है, ठीक है। फिर कुछ टैक्स ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं एक्सक्लूसिवली टू द स्टेट, जैसे लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी ऑन आइटम्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, टैक्सेस ऑन पैसेंजर एंड गुड्स कैरिड ऑन इनलैंड वाटरवेज, lands and buildings, mineral rights, animals and boats, road vehicles, advertisements, consumption of electricity, luxuries, amusements, ठीक है। टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया, जैसे वो टोल टैक्स वगैरह लगा देते हैं, चुंगी लगा देते हैं। फिर स्टेट टैक्स टोल्स, फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स इन द स्टेट एंड टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एटसेट्रा नॉट एक्सीडिंग 2500। जैसे हम लोग बहुत सारे जगह ना फॉर्म 16 देखते हैं, तो फॉर्म 16 में कई जगह प्रोफेशनल टैक्स आता है, वो 2500 रुपए लगा होता है, वो यहाँ से आ रहा है इससे, जैसे गुजरात वगैरह में कई जगह लगा हुआ, बॉम्बे में लगा हुआ है, तो वहां से आता है ये 2500 रुपए। हम देखते हैं ये कई सालों से 2500 ही चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, ये बात है, यहाँ से आ रहा है। फिर ये जो पार्ट आपका 18 है, ये बात करता है आर्टिकल 352 टू 360 की। इसमें कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस है कि भाई दो तरह की इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा, ये हमने थोड़ा सा पहले भी देख लिया कि इमरजेंसी में जो स्टेट की पावर है वो भी सेंटर के पास चली जाती है। उसके बाद ये पार्ट 14 और 14A, इसमें बात करता है आर्टिकल 308 एंड 323B की। तो ये क्या कहता है कि जो सर्विसेज हैं जो यूनियन और स्टेट्स के बीच, एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है, और जैसे हमने देखा भाई एक तो यूपीएससी है, ठीक है ना, और फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होते हैं। उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये क्या है, ये आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में है। ये ए और बी जहां पर भी लिखा है ना, इसका मतलब ये ओरिजिनल आर्टिकल में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, वो उसी में जो भी अमेंडमेंट होती है उसी का पार्ट बना देते हैं, वो आगे आगे ए बी चलता रहता है। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू सेट अप बाय लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशन। जैसे कई बार वो सर्विसेज के ट्रिब्यूनल बन जाते हैं या टैक्सेशन के ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, ठीक है। फिर लेबर के ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, लेबर कोर्ट्स, और इंडस्ट्री में कुछ ट्रिब्यूनल बन सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्शन से रिलेटेड, रेंट लॉ से रिलेटेड। तो ये बेसिक बातें इसमें दी गई हैं कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन सेट अप बाय लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। आगे देखते हैं। फिर ये बात आती है इसमें आर्टिकल 324 टू 329A, ये पार्ट 15 बात करता है इलेक्शंस की। एक तो सिंगल इलेक्शन कमीशन होगा और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात करता है। अब ये पार्ट 2 में बात करता है, फिर ये लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। तो एक तो ये कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स हैं, और फिर लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेचर, ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ देखा था इससे रिलेटेड, ठीक है ना, कि अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ऐसे करता है, लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेचर क्या होगी, हिंदी होगी या इंग्लिश, मतलब कोर्ट्स में जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी यूज कर सकते हो, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और फिर जो रीजनल लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज की बात करता है। फिर ये कहता है कि लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट ऑफ लॉज, ये कौन सी होगी। हाँ जी, तो अभी हिंदी को भी कर दिया उन्होंने, पहले सिर्फ इंग्लिश ही था कि इंग्लिश का ही जो टेक्स्ट था, अगर मान लीजिए दो टेक्स्ट है, ठीक है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो मानते थे भाई इंग्लिश वाले को ही सही माना जाएगा। अभी इन्होंने क्या किया है, इसमें ये कहा है कि वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिंदी में भी ऑथेंटिक वर्जन लाए हैं अभी, तो पहले नहीं था। पहले यही था कि भाई जो इंग्लिश वर्जन है, अगर दोनों में से देखना पड़ता, कुछ कंफ्यूजन है इंग्लिश और हिंदी वाले में से, तो इंग्लिश को सही मानते थे। लैंग्वेज ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, इस केस में क्या है कि एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द यूनियन और द स्टेट, मतलब एक आदमी को कोई पब्लिक ग्रीवांस देना है, एक आदमी को कुछ शिकायत है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई हिंदी में लिख के लाओ या इंग्लिश में लिख के लाओ, उसकी मर्जी है, चाहे वो असमी में लिख लाए, जो उसकी भाषा है उड़िया में लिख लाए, जिसमें मर्जी लिख सकता है,
ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जो यूनियन या स्टेट में लागू होती है। फिर पार्ट 20 बात करता है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर अमेंडिंग पावर्स क्या है और बेसिक फीचर्स है। तो इसमें ये भी कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिर पार्ट 9 और 9A और ये बात करते हैं पंचायती राज की, ठीक है। तो 243 से 243ZG तक हो गया। अब आप देखो ना, पंचायती राज राजीव गांधी के टाइम में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी इसमें, तो ये ZG सोचिए आप, ABC से चलते चलते ZG तक पहुंच गए। और फिर ये इसमें कुछ मिसलेनियस टेम्पररी या स्पेशल प्रोविजंस हैं, और स्पेशल प्रोविजंस है फॉर सर्टेन क्लासेस लास्ट में। तो ये था हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। आप बता देना जी, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, नहीं तो आप बता देना मुझे कब तक पढ़ना है आपने। बाकी अभी क्या करा रहे हो वैसे? अभी वही कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऐसा है ना, ये तो आज बनाई स्लाइड। अब जो पहले वाला था हमारा, उसको एक बार देख लेते हैं हम कि उसमें क्या था। 2 मिनट लगाऊंगा, बस ज्यादा नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये था वो, ये जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आता वो। तो ये जनरल अवेयरनेस है 6 नंबर का, ये हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था ये थोड़ा वीक था इसमें, तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे अलग से आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया कि भाई वो है, और उसमें भी आपको अपने काम की चीज ध्यान में रखनी ज्यादा, NCLT या शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू वगैरह, जिसपे वो भाई सोचता है यार इनको तो इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो और अच्छा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बेसिक डिस्कस कर लिया। जहां तक राइट्स ऑफ वर्क मैंने पहले से ही डिस्कस किए हुए हैं। अब आपको ये स्लाइड नजर आ रही है ना, जनरल अवेयरनेस वाली, 6 मार्क्स की या नहीं? नहीं सर, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन की आ रही है स्लाइड। अच्छा, मैं अभी करता हूँ। ये मैं न्यू शेयर डाल देता हूँ उस पर। अब आएगी नजर, अब आ गई? हाँ जी, आ गई जी, आ गई। अब धीरे धीरे मुझे भी आ जाएगा कंप्यूटर चलाना। आप विश्वास करोगे, ये लॉकडाउन में ही मैंने लैपटॉप लिया है, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था। मैं सोचता था यार ये लैपटॉप लेके सेल्समैन की तरह घूमते रहते हैं, क्या है लैपटॉप, तो मेरे को नहीं चाहिए। मैं डेस्कटॉप पे काम करता था आराम से। आ गया सर, आ गया। लेकिन अब मैंने कहा यार ये तो लैपटॉप के बिना तो काम नहीं होगा, कभी अंदर छुप के बैठना पड़ता है, कभी कहीं, तो मैं डेस्कटॉप कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा, तो लैपटॉप ले ही लो भैया। ये अच्छा हो गया, लॉकडाउन की वजह से लैपटॉप आ गया। ना तो मुझे चलाना आता था, मुझे लगता था यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ ये बैग सा लिए फिरते हैं सब लोग, क्या है ये। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद इसके ऊपर भी एक वो बन गई है जी, है जी, लॉकडाउन लैपटॉप। आप ये देखो ना, ये भी एक स्टोरी बन गई है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया आराम से, ठीक है। उसके बाद में ये जो राइट्स ऑफ वर्क में, ये तो देखिए अब इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हमें अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ चीजें उसमें जो नहीं है वो यहाँ पर भी है कि भाई जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, तो इसको आप उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इसमें भी कुछ दे रखी है कि रेट्स क्या क्या होती हैं। फिर यहाँ से राइट्स ऑफ वर्कमैन, जो राइट्स ऑफ वर्कमैन इस पे हमने पहले भी कुछ काम किया हुआ है। इसमें हमने ये भी जो है ना ऐसे ही बनाया कि भाई टॉयलेट कितने होने चाहिए, वाटर कूलर की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, क्रैश कितने पे होना चाहिए, ये सब उसी हिसाब से ये चीज बनाई गई है स्लाइड्स, ठीक है जी। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारा, ठीक है ना। ये PF और ESI कितने पे लगता है, कितने एम्प्लॉइज पे लगता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हमने डिस्कस कर लिया था, ग्रेचुटी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। और एम्प्लॉय ये कंपनसेशन एक्ट भी कल शायद डिस्कस किया था हमने कि पार्शियल डिसेबलमेंट या टोटल डिसेबलमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट हमने कर लिया था कि भाई कितना हो सकता है, कब उसको इंडस्ट्रियल
डिस्प्यूट्स में लॉकआउट क्या होगा और ट्रेड यूनियन कैसे एस्टेब्लिश होगी, ये भी सब हम कर चुके हैं कल, ठीक है। इकोनॉमी पर हम पहले ही बात कर चुके थे कि इकोनॉमी कितने, जीडीपी और एनडीपी एक सब क्या होता है, बुक्स किन किन ने लिखी है, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये सब हम काम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बचता है सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि इस पे भी, और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन है कुछ, ये दो चीज हमारी इसमें से बाकी है। ये तो फिर इनके नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। फिर ये फोरेंसिक ऑडिट है, ये फिर लास्ट में चार्ट बना रखा डिमांड, तो ये है सारा। तो अब ये जो तीन चीजें है ना, ये मैं कल कराता हूँ आपको आराम से। मेरे हिसाब से काफी हमने कर लिया है ना, क्योंकि क्या होता है बहुत ज्यादा भी आप पढ़ाई कर लेंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, फिर वो समझ में आता नहीं कुछ। गुप्ता जी, जो ये पीपीटी आपने बनाई है, इसमें ये अपडेटेड है या ये मतलब एक्ट में से निकाली है, बेयर एक्ट में से? ऐसा है जी, रोज अपडेट होती है ये पीपीटी, आप सोचो। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे जो आज पीपीटी अगर मैं आपको दे दूंगा ना, तो कल जो मिलेगी वो दूसरी होगी। अब तो जैसे आज जो है वो आज तक की है? आज तक की, हाँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मैं 1:30 बजे का उठा हुआ हूँ, सुबह का 1:30 बजे उठ के मैं 2-2:30 बजे नहा धो के उसके बाद अपने काम पे लग जाता हूँ कि भाई आज मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो अब ये जो है, मैंने ये 4 घंटे जो है सुबह लगाए हैं, कोई कल के नहीं है, 4 घंटे ये। तो एक्चुअली क्या होता है, मुझे ना एनर्जी मिलती है कि यार चलो इतने लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी मुझे मिल रही है उन लोगों से, वो मेरे लिए पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं कि गुप्ता जी आ जाएंगे, हमें पढ़ाएंगे, ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो है ना, ये कल जो है मैं बता दूंगा आपको पूरा, ठीक है। इसमें 3 चीजें आएंगी, एक तो फाइनेंशियल मार्केट रह गया, आप देख भी लेना इसको, क्योंकि क्या होता है, ये पता क्या है, ये पीपीटी मेरी नहीं है, ये पीपीटी लड़के ने बना रखी है, ठीक है। वो लड़का है 12वीं पास, लेकिन आप सोचो कितनी बढ़िया पीपीटी बना लेता वो। मैंने उसको बता रखा भाई यहाँ से ये चीज उठा ले, वो बनाता है पीपीटी। अब मैं उस पर तभी दिमाग लगाता हूँ जब मुझे किसी को गाइड करना है, तो तब। अब मैं इसको देखूंगा यार इसमें क्या चीज है काम की, क्या नहीं, ये बात। सर हाँ जी। वो जो अथर्ववेद ऋग्वेद लिखे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।